उसके अलावा 2021 के बाद हम लोगों ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी सेलिब्रेट करना शुरू किया है। हम लोग इस पूरे साल को ट्राइबल प्राइड ईयर के तौर पे मनाने वाले हैं। लेकिन इस तरह के टॉपिक वो होते हैं जहां पे कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इनकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 12 साल की उम्र में वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। तो वहां पे क्रिश्चियन जर्मन स्कूल हुआ करता था, वहां पे उनका एडमिशन हुआ, वहां पे थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ाई किया और उनका जो क्रिश्चियन नेम था ना, वो डेविड था। सरदारी लड़ाई जब फेल हो गई तो मजबूरी में स्टार्ट हुआ वायलेंस। ऐसा कहा जाता है कि उस पहाड़ी के बगल में एक रिवर चला करती थी जिसका नाम है तजना रिवर, और इतना खून बहा ना उस लड़ाई में, उसका जो पानी था वो रेड हो गया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी और दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में और इन डेप्थ मुंडा रिबेलियन के बारे में। दोस्तों, जब हम लोग इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसी रिबेलियन या प्रोटेस्ट की बात करते हैं, तो मुंडा रिबेलियन यहाँ पे एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है। सालों साल तक हमारे फ्रीडम फाइटर्स को मुंडा रिबेलियन ने इंस्पायर किया। अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा 2021 के बाद हम लोगों ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी सेलिब्रेट करना शुरू किया है। तो 2024 से लेके 15 नवंबर 2025 तक हम लोग इस पूरे साल को ट्राइबल प्राइड ईयर के तौर पे मनाने वाले हैं। तो इसलिए टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं एक बार आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में जानेंगे, वो कहाँ पैदा हुए, उनकी फिलॉसफी क्या थी, थोड़ी उनकी लाइफ जर्नी को देखेंगे, किस तरह से उन्होंने अपने विचार बदले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो रिबेलियन था, ये फाइट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इसको कैसे उन्होंने लीड किया, इस सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा ये जो मुंडा जो रिबेलियन था, अपराइजिंग था, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। उन्मूलन क्या होता है, मतलब एक अपराइजिंग को ही उन्मूलन बोलते हैं बेसिकली हम लोग, ये कैसे काम किया इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने कैसे रिएक्ट किया और इस पूरे रिबेलियन का, पूरे अपराइजिंग का फाइनल आउटकम रिजल्ट क्या निकला, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उनकी लेगेसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं जो इस टॉपिक से पूछा गया है, और उसके अलावा जो पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते हैं फ्यूचर में जो यूपीएससी पूछ सकता है, वहां से हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप मेरे तक आखिर तक बने रहें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम होते हैं। लेकिन इस तरह के टॉपिक वो होते हैं जहां पे कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इनकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के टॉपिक को काफी ध्यान से करें। तो चलिए बात करते हैं बिरसा मुंडा जी की लाइफ से बात करते हैं। मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि 15 नवंबर को हम लोग इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बिरसा मुंडा जी को वहां की जो लोकल उनके फॉलोअर्स थे, जो लोग थे, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। जब उनके सामने भगवान लग गया तो मतलब उनको गॉड के तौर पे माना जाता है। माना जाता है कि वो भगवान का इनकारनेशन थे, अवतार थे। और उनको लोग धरती अब्बा यानी कि फादर ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने उलगुनन, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक अपराइजिंग था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उसको उन्होंने लीड किया था मतलब वो इसके प्राइमरी लीडर थे बेसिकली। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 के अंदर हुआ था। झारखंड के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके फादर साहब थे, वो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से काफी परेशान थे। इनके आसपास जो लोग थे वो भी काफी परेशान थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से। बात करूंगा पॉलिसी कौन कौन सी थी जिससे परेशान थे। और ऐसा कहा जाता है कि बिरसा मुंडा जी ना एक वैद्य थे बेसिकली। उनको लोकल मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत समझ थी, तो वो लोगों का इलाज किया करते थे। वो लोगों को इनवाइट करते थे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनके पास आ सकता है इलाज करवाने के लिए। और कहा जाता है कि उनका इलाज काफी ज्यादा इफेक्टिव होता था, इसलिए लोग उनको इतना ज्यादा फॉलो करने लगे थे। बहुत ज्यादा समाज में इज्जत उनकी बढ़ गई थी। कई बार जब लोग उनके पास नहीं आ पाते थे किसी रीजन की वजह से, वो खुद लोगों के पास जाके उनको हील किया करते थे। तो उनको हीलर के तौर पे भी यहां पे माना जाता है। तो ये जो मुंडा है ना, बेसिकली मुंडा एक ट्राइब है जो कि छोटा नागपुर वाले रीजन में, जो कि झारखंड के अंदर पड़ता है, वहां पे लोग रहते हैं। और इनका जो प्राइमरी नोमैडिक हंटर गैदरर्स हैं, और इनमें से कुछ लोग जो है मुंडा ट्राइब से, वो फार्मिंग करना भी पसंद करते हैं। तो ये तो थोड़ी सी इनकी इंट्रोडक्शन होगी। इसके अलावा देखिए, जब ब्रिटिशर्स वहां पे आए तो ब्रिटिशर्स अपने साथ बेसिकली
कई सारे सिस्टम लेके आए, मनी लैंडर्स लेके आए, जमींदार्स लेके आए, जिसकी वजह से यह हुआ कि वहां के जो लोकल लैंड थी वो या तो ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे या मनी लैंडर्स थे या जो जमींदार्स थे, उन्होंने उस लैंड को ग्रैब कर लिया और काफी समय तक उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चलते रहे। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान हुआ ये कि जो वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, उन्होंने ये कहा कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हो तो आपकी जो लैंड है, जो मनी लैंडर्स ने, जमींदार्स ने या फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ले ली है, हम आपको वापस दिलवा देंगे। तो बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे वहां पे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए और बिरसा मुंडा जी भी उनमें से एक थे। 12 साल की उम्र में वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। तो वहां पे क्रिश्चियन जर्मन स्कूल हुआ करता था, वहां पे उनका एडमिशन हुआ, वहां पे थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ाई किया और उनका जो क्रिश्चियन नेम था ना वो डेविड था, जो उन्होंने वहां पे चेंज कर लिया। बेसिकली सबका नाम वहां पे चेंज हो जाया करता था। लेकिन जो प्रोमिस उनके साथ किया गया था कि आपकी लैंड को वापस दे देंगे अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओगे, इसको ब्रिटिशर्स जो मिशनरीज थे बेसिकली उन्होंने फुलफिल नहीं किया। और यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश मिशनरीज नहीं थे, जर्मन भी थे, फ्रेंच भी थे, बहुत सारे अलग अलग लोग आते थे कन्वर्ट कराने के लिए। जब वो उनकी लैंड को वापस नहीं दिया गया ना, तो उनका भरोसा उठ गया। उन्होंने कहा कि भाई सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने कहा साहब साहब एक टोपी, यानी कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं और जो ब्रिटिश मिशनरीज हैं वो एक ही हैं। अल्टीमेटली इनका गोल एक ही है, इंडियंस को, ट्राइबल्स को, लोकल इंडिजिनस लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उनको कन्वर्ट करना। तो जब उनका मन बदल गया, जब वो उनकी रियल इंटेंशंस को जान गए, तो फिर वो उन्होंने एंटी मिशनरीज अपनी मूवमेंट को शुरुआत किया। और ये सिर्फ एंटी मिशनरीज नहीं थे, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया। जो मनी लैंडर्स थे, जमींदार थे, जो आउटसाइडर थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए। जो आउटसाइडर जो मनी लैंडर हैं, जमींदार हैं, उनको वहां पे लोकल भाषा में दीकूज कहा जाता है, दीकूज। तो गांव गांव जाके लोगों को उन्होंने बताने लगे, क्रिश्चियन मिशनरीज की अटेंशन बताने लगे, ब्रिटिशर जो उनके साथ कर रहे हैं उसके बारे में उनको अवेयर करवाने लगे और वो लोगों को बेसिकली जोड़ने लगे कि हमें आवाज उठानी चाहिए। तो जब ये इस तरह की चीजें चल रही थी तो ब्रिटिशर्स को पता चल गया, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। 1897 में उनको अरेस्ट कर लिया गया उनके गांव से। आईपीसी का सेक्शन 505 के अंडर में उनको अरेस्ट किया गया। 2 साल तक उनको जेल में रखा गया। 2 साल के बाद जब वो जेल से बाहर आए तो दोबारा से उन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। इस बार जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया ना वो थोड़ी सी वायलेंट मूवमेंट था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वहां पे जो लोकल ट्राइबल्स थे, जो मुंडास थे, वो इतने परेशान हो गए। इसकी दोस्तों शुरुआत होती है जो 1793 में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेके आए, जिसमें उन्होंने जिम्मेदारी सिस्टम, रेवतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम को सब जगह पे इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसकी शुरुआत बेसिकली वहां से होती है। इससे हुआ ये, जो लोकल ट्राइबल लैंड स्ट्रक्चर था, जो ट्रेडिशनल और कल्चरल जो लैंड यूज हुआ करता था, वहां पे जो लोकल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी वो चेंज हो गई। ब्रिटिशर्स ने लैंड को, जंगल वाली जमीन को जमींदारों को बेचना शुरू कर दिया, मनी लैंडर्स को बेचना शुरू कर दिया। इससे वो जो पूरा ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से चेंज हो गया और इनका लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो गया। तो जमीन तो छीन ली गई, ऑक्यूपेशन तो छीन लिया गया, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी जो ट्राइबल्स लोग जंगल्स में किया करते थे या जंगल के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, जैसे कोई क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो पूरा जंगल के ऊपर डिपेंड करती है, वो सब बंद कर दिया गया। इससे प्रॉब्लम शुरुआत हुई। एक सिस्टम होता था मुंडास के अंदर जिसे बोलते हैं खुंदकत्ती सिस्टम। इसको अबोलिश कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसको अबोलिश करने के बाद जमींदारों को लैंड ट्रांसफर कर दी गई। जमींदार मतलब दीकूस। अब ये खुंदकत्ती सिस्टम क्या होता है? खुंदकत्ती सिस्टम ये होता है दोस्तों, देखिए ट्राइबल्स में ना प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, सब लोग मिलके जमीन को के ओनर होते हैं। तो ये उसमें ये नहीं होता कि ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन, ये मेरा लैंड का प्लॉट है, ये तुम्हारा प्लॉट है। नहीं नहीं, ये वहां पे नहीं होता है। वहां पे क्लैन बेस्ड जमीन की ओनरशिप होती है। तो पर्टिकुलर फैमिली की कोई जमीन नहीं होती, एक खानदान की पूरी जमीन होती है। ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं खुंदकत्ती सिस्टम। और ट्राइबल्स में ये सिस्टम हजारों साल से ज्यों का त्यों चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि सब लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं।
तो ये ट्रेडिशनल लैंड टेन्योर सिस्टम वहां पे हुआ करता था छोटा नागपुर प्लेटू में। और सिर्फ मुंडाज में ही नहीं बल्कि जो वहां पे दूसरे ट्राइब्स हैं, जैसे ओराउंस हैं, संथाल्स हैं, वहां पे भी लगभग लगभग ऐसा ही सिस्टम चलता है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। ब्रिटिशर्स ने लैंड को एक प्राइवेट कमोडिटी बना दिया, जमींदारों को बेच दिया, मनी लैंडर्स को बेच दिया, स्पेशली जमींदारों को बेच दिया। अब ये जब सिस्टम खत्म हो गया तो हजारों साल से जो प्रैक्टिस चल रही थी वो अपने आप बंद हो गई। तो सीधी सी बात, अभी नाराजगी तो होनी ही थी। लेकिन सिर्फ ये एक रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन थे। भाई देखिए, सोचने की बात है, ब्रिटिशर्स बहुत बड़ी पावर थे। इतनी बड़ी पावर के खिलाफ अगर लोग खड़े हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब रीजंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो खुनकत्ती सिस्टम को खत्म कर देना हुआ, जमींदारों को जमीन बेच देना हुआ, इसके अलावा और भी रीजंस थे। जैसे ये जो पूरा एरिया है ना दोस्तों, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है, आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रिटिश माइनर्स थे जो माइनिंग किया करते थे बेसिकली, वो यहाँ पे आने लगे। कोल वगैरह, आयरन ओर वगैरह का जो है यहाँ पे माइनिंग करने लगे। लेकिन जो माइनिंग में यहाँ पे लोग काम किया करते थे, जो माइन का काम एक्चुअली किया करते थे, तो वो तो लोकल मुंडाज हुआ करते थे। तो वो जबरदस्ती उनको काम करवाया करते थे और बदले में उनको सैलरी भी नहीं देते थे प्रॉपर। जो लोकल प्लांटेशन होती थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते थे, वहां पे मुंडाज को हायर किया जाता था और उनको या तो सैलरी मिलती नहीं थी, उनको फोर्स लेबर करवाया जाता था, मजबूरी करवाई जाती थी, मतलब उनको मार पीट के काम करवाया जाता था। इसे बेगार सिस्टम कहते हैं, यानी कि आप इसको आप इसे बॉन्डेड लेबर कह सकते हो। तो अपनी ही जमीन पे मुंडास, लोकल ट्राइबल्स एक स्लेव की तरह काम कर रहे हैं। जमीन उनकी, रिसोर्सेज उनके, काम कौन करवा रहा है, बाहर के लोग करवा रहे हैं, मास्टर्स करवा रहे हैं वहां पे, और वो भी जबरदस्ती करवा रहे हैं, उनको प्रॉपर पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो नाराजगी तो होनी ही थी डेफिनेटली। जो लोकल मनी लैंडर्स थे उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ट्राइबल्स के अंदर मनी लैंडिंग वाला सिस्टम चलता ही नहीं है, ये उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है ही नहीं। लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने चेंज कर दिया, शहरों से मनी लैंडर्स वहां पे आ गए, बड़े ही हाई इंटरेस्ट रेट पे लोगों को वहां पे पैसा उधार देने लगे। लोग जो है वो कर्जे में डूबते चले गए, और फिर बाद में लोगों ने उनकी जमीनें हड़प ली क्योंकि वो डेट नहीं चुका पाए। राइट, बॉन्डेड लेबर का वहां पे काम होने लगा, ये सारी दिक्कतें हो गई। ट्राइबल कम्युनिटीज में क्या होता था दोस्तों, इस रीजन में जब भी आपस में किसी का झगड़ा होता था ना, तो जैसे वहां की जो लोकल जो क्लैन काउंसिल्स होती हैं, क्लैन काउंसिल मतलब खानदान के जैसे एक पंचायत टाइप का होता है, खाप पंचायत टाइप का कुछ होता है, तो जिसमें सभी लोग मिलके उस तरह के झगड़े को सुलझा लेते थे। यह ट्रेडिशनल सिस्टम हजारों साल से चला आ रहा है। ब्रिटिशर्स ने इसको रिप्लेस कर दिया कोर्ट सिस्टम से, इससे वो लोग नाराज हो गए। फिर उसके बाद दिक्कतें और बढ़ी कि 1896 और 97 में, 1899 और 900 के अंदर वहां पे भयंकर फैमिन आया, बहुत सारे लोग स्टारवेशन से मर गए। ब्रिटिशर्स ने किसी की कोई हेल्प नहीं किया, बहुत दिक्कत वहां पे हुई। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, जो हमारा एक मतलब प्राइम रिवोल्ट जो माना जाता है इंडिया में, या फिर आप उसको फर्स्ट बैटल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कह सकते हो, उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे ब्रिटिशर्स ने और जमींदार्स ने मुंडास की लैंड्स को ग्रैब करना शुरू कर दिया। देखिए, आपको मैं बात बताता चलूं, जब शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने और जमींदारों ने वहां पे लैंड को हड़पना शुरू किया ना, तो मुंडास लोग अचानक से वायलेंट नहीं हो गए थे। 15 सालों तक लगभग वहां पे लोगों ने बड़ा ही पीसफुल तरीके से अपनी एप्लीकेशंस रखी। इसे सरदारी लड़ाई कहा जाता है, सरदारी लड़ाई। लोग पेटिशंस देते थे, एप्लीकेशंस देते थे, उनसे प्रेयर्स करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि भाई साहब हमारी लैंड हमें वापस दे दीजिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सुनी नहीं। सरदारी लड़ाई जब फेल हो गई तो मजबूरी में स्टार्ट हुआ वायलेंस, स्टार्ट हुआ एक प्रोटेस्ट, जिसको कहा जाता है उल गुलन कहा जाता है लोकल भाषा में। यानी कि इसे आप अपराइजिंग कह सकते हो, रिवोल्ट कह सकते हो, रिबेलियन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। एक लड़ाई थी बेसिकली ये, और इसकी शुरुआत हो गई। जिसके लीडर थे हमारे बिरसा मुंडा जी, जिसके लीडर थे हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी। और बिरसा मुंडा जी ने यह कहा कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो सब फ्रॉड है, पागलपन है। उन्होंने अपना धर्म शुरू किया जिसे कहा जाता है बिरसेट, और उसके बाद लोग उनको भगवान का दर्जा दे दिया क्योंकि उन्होंने खुद अपना धर्म शुरू कर दिया। राइट, तो इस तरह से उलगुलन मूवमेंट की शुरुआत हुई।
जिसे लोकल भाषा में और या वैसे लोग कई बार जो है ग्रेट तुमुल्त भी कहते हैं। मुंडा रिबेलियन 1899 के अंदर शुरुआत हुआ। इन्होंने एक झंडे की शुरुआत की, एक फ्लैग की शुरुआत की। इट वॉज अ वाइट फ्लैग, और वाइट कलर ना वो पीस का सिंबल होता है, शांति का सिंबल होता है। तो इन्होंने ये कहा भाई हमसे तुम्हारे से वैसे कोई लड़ाई है नहीं बेसिकली, अगर आप हमारी ज़मीनें वापस दे दोगे, हमारे लाइफ के जो तौर तरीके हैं वो वापस लौटा दोगे, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग शांति से रहना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो ब्रिटिश राज है वो उसको खत्म करो, अपना खुद का सेल्फ रूल शुरू करो, जिसे बिरसा राज भी कहा गया, जिसे अबुआ राज भी कहा गया। ऐसी ऐसी टर्म्स आपसे एग्जाम में वो कई बार पूछ सकता है। तो इन्होंने जो लोकल जो ट्राइबल्स थे उनको एनकरेज किया कि सभी लोग बिरसा राज के अंदर आए, ब्रिटिश राज के अंदर ना आए। ये सब ढकोसला है, सब लूटते हैं हम लोगों को, इनका हमें कभी वेलफेयर हमारा नहीं कर सकते। तो एक आवाज दी गई लोकल ट्राइबल लोगों को, दिकू रेज तुंतु जना अबुआ रेज एतु जना। इसका मतलब यह है द रूल ऑफ आउटसाइडर्स हैज एंडेड एंड आवर ओन रूल बिगिंस। तो उसके बाद जो है इस तरह की कई सारी एक्टिविटी हुई, कई जगह पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिए गए, कुछ वहाँ पे पुलिस वालों को मार दिया गया, कभी कभी क्रिश्चियंस मिशनरीज के ऊपर अटैक कर दिए गए। तो ऐसे कई कई सारी चीज़ें वहाँ पे उस समय हो रही थी टाइम टू टाइम। और तो फिर डेफिनेटली सीधी सी बात है भाई, ब्रिटिशर्स ने तो रिएक्शन करना ही था। फिर ब्रिटिशर्स ने रिएक्ट किया, लड़ाई हुई। तो 9 जनवरी 1900 को बहुत सारे मुंडाज, एक वहाँ पे हिल है, छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम है दोम्बारी बुरू हिल्स, वहाँ पे इकट्ठा हुए। ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हुई, चारों तरफ से ब्रिटिशर्स ने घेर लिया। वार्निंग दिया गया कि खुद को सरेंडर कर दो, लेकिन सरेंडर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भयंकर लड़ाई हुई। ऐसा कहा जाता है कि 400 से ज्यादा ट्राइबल्स जो मुंडास थे, मतलब जिनमें से मेजरली तो मुंडा ही थे, उनकी डेथ हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उस पहाड़ी के बगल में एक रिवर चला करती थी जिसका नाम है तजना रिवर, और इतना खून बहा ना उस लड़ाई में, उसका जो पानी था वो रेड हो गया। और ब्रिटिशर्स ने उनको फाइनली अरेस्ट कर लिया, मुंडाज को अरेस्ट कर लिया। हालांकि वो जो लड़ाई हुई थी ना, उसमें से बिरसा मुंडा जी जो है वो उनको पकड़ नहीं पाए थे ब्रिटिशर्स, वहां से वो निकल गए थे। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद बेसिकली उनको, 1 डेढ़ 2 महीने के बाद उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया, जब वो बेसिकली गोरिल्ला वॉर जो करते थे, ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते थे। एक जगह पे वो सो रहे थे जंगल के अंदर, जनकोपई जंगल उसको बोला जाता है, चक्रधारपुर के पास में पड़ता है। तो वहाँ पे वो सो रहे थे रात को, तो उनको उस समय पर अरेस्ट कर लिया गया। उनको फिर सीक्रेट तरीके से उनको रांची जेल में भेज दिया गया। कुछ समय तक वो रांची रहे, और फिर बाद में 9 जून 1900 को ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया कि उनकी जो है कोलरा से मृत्यु हो गई है, एक बीमारी से उनको मृत्यु हो गई है। एंड ही वॉज वेरी वेरी यंग, ओनली 25 ईयर्स ऑफ एज। तो आप ये कह सकते हो कि जब वो ट्राइबल मूवमेंट की बात आती है तो वो भगत सिंह से किसी तरह से कम नहीं थे। ये जब उनको अरेस्ट किया गया और उनके साथियों को अरेस्ट किया गया, तो उनके ऊपर काफी सख्त जो है वो केसेस चलाए गए। उनके जो फॉलोअर्स थे या उनके जो साथी थे, उनमें से 3 लोगों को जो है डेथ सेंटेंस दिया गया, फांसी की सजा दी गई, और 47 लोगों को काला पानी की सजा दी गई, उनको अंडमान निकोबार या दूसरी जेलों में भेज दिया गया। तो रिएक्शन बहुत खतरनाक था। लेकिन ब्रिटिशर्स एक बात समझ गए थे कि अब ये लोग जाग चुके हैं, अब आप इनको अपने ट्रेडिशनल या जो हार्श एक्सप्लॉयटेटिव जो तरीका है उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर इसके बाद कुछ आउटकम आया, कुछ रिजल्ट आया। पहली बात तो जो वेद बेगार सिस्टम था, इसे वेद बेगार सिस्टम कहते हैं बेसिकली। तो इस पूरी लड़ाई के बाद जो आउटकम आया, अब देखिए ब्रिटिशर्स ये समझ गए थे कि आप इनको अपने तौर तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये लोग जाग चुके हैं, तुम्हारे इंटेंशंस को जान चुके हैं, आज नहीं तो कल ये फिर से तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो उस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने कुछ यहाँ पे बेसिकली रिफॉर्म्स का आप कह सकते हो वो उनको इंट्रोड्यूस किया। तो जो बॉन्डेड लेबर, जो फोर्स्ड बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट था, जिसको वेथ बेगार सिस्टम भी कहते हैं, उसको खत्म कर दिया गया। टेनेंसी एक्ट 1903 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो खुनकत्ती सिस्टम था ट्राइबल्स का, उसको वापस से रिस्टोर किया गया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो ट्राइबल लैंड थी, पहले तो ट्राइबल लैंड को जमींदार ले जाया करते थे, तो ट्राइबल लैंड अब जमींदार नहीं लेके जा सकते।
बेसिकली इसको बैन कर दिया गया। हालांकि पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था ये, बट कानून तो उन्होंने ऐसा बेसिकली बना दिया था। काफी हद तक इस पर रोक लग गई, छुटपुट हर चीजें इधर उधर हुआ करती थी। तो ये सब सारी चीजें हुई, तो काफी हद तक अब ये कह सकते हैं कि जो बिरसा मुंडा जी की लीडरशिप में जो मूवमेंट खड़ा हुआ था वो सक्सेसफुल रहा। तो बिरसा मुंडा जी का जो रिवेलियन था बेसिकली ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं था, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का मतलब ये होता है कि बिरसा मुंडा जी चाहते थे कि जो उनकी सोसाइटी, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है वो ज्यों का त्यों रहना चाहिए। जो आउटसाइडर्स हैं, जो दिकूज हैं, जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, वो हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को, हमारी प्रैक्टिसेस की छेड़खानी ना करें। सो वी वांट टू रिवाइव आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशनल ग्लोरी एज इट वाज इन द पास्ट। तो ये इसका एक आउटकम यहां पे नजर आता है। अब देखिए, जो छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने यहां पे करी ली हैं, तो बिरसा मुंडा जी एक हीरो तब भी थे, एक भगवान के तौर पर इनको जाना जाता है, और बाद में भी उनके जो कंट्रीब्यूशन है बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको जो है रिकॉग्नाइज आज के समय में किया जाता है। 15 नवंबर जो है उनकी एनिवर्सरी है, तो उस दिन हम लोग जो है जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं। झारखंड जब अलग स्टेट बना 2000 में, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही उसको क्रिएट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 के बाद से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति भवन में एक जनजातीय दर्पण, एक गैलरी है जहां पे ट्राइबल कल्चर इन जनरल और मुंडाज और बिरसा मुंडा जी इन पर्टिकुलर, इनके आर्ट कल्चर, उनका नेशनल बिल्डिंग के अंदर जो रोल है उसको दिखाया जाता है। उसके अलावा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है गवर्नमेंट ने चलाया है, जिसमें 63,000 ट्राइबल विलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करना है। पीएम जनमन जो है वो फोकस करता है ऐसे 11 टॉपिक्स पे, इश्यूज पे, जो कि ट्राइबल वेलफेयर की बात करते हैं। तो उनकी लेगेसी बहुत ज़बरदस्त है। और इवन जो आपको जो झारखंड के अंदर जो रांची में जो रेलवे जो एयरपोर्ट है वो भी बिरसा मुंडा जी एयरपोर्ट के नाम पे ही है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। बिरसा मुंडा जी के अलावा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो दूसरी मूवमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना चाहिए, तो ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है। आप जो है धाल रिवोल्ट पढ़िए, ताना भगत मूवमेंट पढ़िए, संथाल रिबेलियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, पाइका रिबेलियन एंड द कोल रिवोल्ट, ये आप जरूर पढ़ें। यूपीएससी में ऑलरेडी मुंडा रिबेलियन से क्वेश्चन आ चुका है। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट तुमुल्त इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अब क्योंकि आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है तो काफी आसान आपको लग रहा होगा। इट वाज अ बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899 एंड 1900। तो मेरी तरफ से आपको सजेशन यही है कि बाकी मोमेंट को आप जरूर पढ़ें, और इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इस तरह की वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस की अपडेट जानने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।